बड़ी विद्या है। इसलिए विद्या सा विद्या या विमुक्त, विद्या कौन सी है जो हमको विमुक्त कर सके, बंधन से, संसार के बंधनों से मुक्त कर सके, उस विद्या का संचार हो। शैक्षिक विद्या, महाराज जी ने जैसे बताया कि एजुकेशन लेकर के डॉक्टर बहुत अच्छा बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, सीए बन सकता है और पता नहीं क्या क्या बन सकता है। और आजकल तो अंतरिक्ष के अंदर, यान के अंदर यात्रा कर रहे हैं और अंतरिक्ष के अंदर चंद्रमा पे भी प्लॉट लेकर के लोग रहने लग गए हैं। लेकिन ये सारा होने के बावजूद भी केवल और केवल भरण पोषण के लिए विद्या पाई जाए तो हम लोग उसको विद्या की श्रेणी में नहीं मान सकते। हाँ, एजुकेशन हो सकता है, वो बालक पढ़ करके बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है और भविष्य में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम की तरफ भेज सकता है। ये काम तो अच्छा पढ़ा लिखा और एजुकेशन पढ़ करके बालक कर सकता है। एक माता पिता ने बहुत अच्छा डॉक्टर बनाया और डॉक्टर बना करके उनको विदेश में शिक्षा दिलवाई और विदेश में शिक्षा देने के बाद में वो डॉक्टर जैसे घर पे आता है तो उनको माता पिता अच्छे नहीं लगते और माता पिता को कहा कि पिताजी अब समय हो गया है और यहाँ शहर के अंदर बहुत अच्छा वृद्धाश्रम चल रहा है और आपको क्यों ना वृद्धाश्रम के अंदर अच्छी सुविधाएं हैं, वहाँ सत्संग भी चलती है, बैठने के की व्यवस्था अच्छी है और वहाँ आपको भेज दिया जाए। ठीक है, माता पिता ने स्वीकार कर लिया और माता पिता को लेकर के जैसे ही चलते हैं उसने विचार किया कि थोड़ा आगे जाकर के थोड़ा विश्राम दिया जाए। तो एक पत्थर की शिला पड़ी थी और उसके ऊपर माता पिता बैठे हैं और पिताजी फूट फूट करके रोने लग गए हैं। डॉक्टर ने कहा कि पिताजी आप क्यों रोते हो, आपको किस बात की चिंता है, मैं सारी व्यवस्थाएं वहाँ करवाऊंगा आपकी। लेकिन पिताजी कह रहे हैं कि बेटा आज से 30-40 साल पहले जब मैं मेरे पिताजी को भेजने गया था और मेरे पिताजी इसी शिला पर बैठ करके फूट फूट करके रोए थे, तब मुझे इस बात का ध्यान में नहीं आया था। लेकिन मेरे पिताजी ने शब्द कहा था कि बेटा जिस प्रकार से मैं रोया हूँ ऐसा कहीं तुझे भी रोना न पड़े। और मुझे ऐसा अब ध्यान में आ रहा है कि जिस प्रकार से मैं रो रहा हूँ ऐसा तेरा भी समय ना आए। इसको कहते हैं एजुकेशन। तो शिक्षा, एजुकेशन तो आपने ले लिया, शब्द ज्ञान तो ले लिया, लेकिन शिक्षा का वास्तविक अर्थ नहीं समझा। इसलिए बंधुओं, वास्तविक जीवन में ज्ञान होना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है इंग्लिश मीडियम का विद्यालय चले, हिंदी मीडियम का विद्यालय चले। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार आजकल तो संस्कृत विद्यालय भी चल रहे हैं, तो बहुत सुंदर बात है। 19 नहीं 50 विद्यालय होने चाहिए और बालक भी खूब है, पढ़ने वाले भी खूब है, शिक्षा देने वाले भी खूब है, बहुत अच्छी मेहनत करने वाले भी सब मिल जाएंगे। लेकिन जीवन के लक्ष्य को न भूलें। तो हमारे गहलोत साहब हैं, हमारे मेघराज जी हैं, इनकी पूरी टीम है और इनकी पूरी शैक्षिक जो पूरी टीम है, इन्होंने जो मेहनत बनाई है वो मेहनत पूरी की पूरी रंग लाएगी। बंधुओं, एक भवन में कोई गलती रह सकती है तो भवन की उम्र केवल 50-100 साल मानी जाती है और वो भवन टूटने के बाद में उसकी गलती, इंजीनियर की गलती समाप्त हो जाती है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षक कोई गलती करता है तो वो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर गलती आगे से आगे पीढ़ियां दर वो नुकसान करती है। इसीलिए कहा यदा चरति श्रेष्ठ तद्देवे तरो जनः स प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। अर्जुन, इस संसार के अंदर श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं उसी के समान पीछे वाले लोग आचरण करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ महापुरुषों को, शिक्षाविदों को और शिक्षक जो आचार्य हैं वो अपने जीवन के अंदर, आचरण के अंदर लाएं और फिर वो शिक्षा दें। पहले हमारी मैकाले की शिक्षा प्रणाली से पहले हमारी जो गुरुकुलीय पद्धति चलती थी, उस गुरुकुलीय पद्धति में यही व्यवहार था कि पहले हमारे ऋषि मुनि थे, अपने ऊपर प्रयोग करते थे और उसके बाद में गुरुकुल के विद्यार्थी के ऊपर प्रयोग करते थे और इसी प्रकार की प्रणाली हमारे यहाँ चलती थी। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य रहा कि इस देश के अंदर मैकाले जैसे विचारक आए और विदेश की शिक्षा प्रणाली को थोपा गया, इंग्लिश मीडियम को थोपा गया और हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। शायद वो 20 साल के अंदर काफी सफल हो चुके, लेकिन अब वापस पुनश्च हम जगने लगे हैं। आज आवश्यकता हम सबको जगने की। बंधुओं, भारतीय शिक्षा प्रणाली को अपनाने की जरूरत है। अगर भारतीय शिक्षा प्रणाली हम भूल गए तो शायद वो दिन हमें भी देखना पड़ेगा कि वृद्धाश्रम सारे भर जाएंगे। इसलिए बंधुओं, अपने आप को सशक्त बनाना है, अपने आप को तैयार करना है।
चुनौती भरे जीवन में से निकलना है, बालकों को तैयार तो करना है, लेकिन संस्कारमय जीवन के साथ में तैयार करना है। विद्यालय में तो बालक 6 घंटे रहता है, 12 घंटे 18 घंटे आपके पास में बालक रहेगा, क्योंकि बालक यहाँ पर कोई सामने नहीं है, अभिभावक यहाँ पर सामने है, आपके बालक यहाँ पढ़ने आने वाले हैं। इसलिए आपके बालक को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। माता पिता कदाचित ये व्यवहार बालक के सामने न करे जो बालक के जीवन के अंदर विपरीत असर पड़े। माता पिता की भाषा इतनी शुद्ध हो, इतनी पवित्र हो, घर के अंदर जीवन में शुरू से लेकर शाम तक का जो जीवन इतना बढ़िया जीवन हो, दिनचर्या इतने बढ़िया हो, ताकि बालक है वो आपका श्रेष्ठ बालक बने और विद्यालय के अंदर भी आपका नाम रोशन करे। ऐसी आशा रखते हुए मैं पैरामाउंट विद्यालय के जितने भी कार्यकर्ता है, जितना भी स्टाफ है, और सीएल साहब और मेघराज जी और इनके भी जो भी भागीदार वगैरह जितने भी हैं, उन सबको खूब खूब साधुवाद और आशीर्वाद देता हूं कि इसी प्रकार की आप मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें और भगवान आपके बेड़ा पार लगावे और आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य से भी अनेक गुण आप आगे बढ़ते रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ में खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल, नमस्ते। हेलो, एक बार गुरुदेव के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। शिक्षा के साथ में संस्कार क्या है, जिस पर प्रकाश डाला। कहते हैं कि दरिये में जाओगे तो गहराई मिलेगी, दरिये में जाओगे तो गहराई मिलेगी और पहाड़ पर जाओगे तो ऊंचाई मिलेगी, मगर आओगे मेरे गुरुदेव के दरबार में मेरे दोस्तों तो गहराई भी मिलेगी और ऊंचाई भी मिलेगी। ये वो दरबार है संतों का, गुरु भगवंतों का। लीजिए, अब बिल्कुल समय ना लेते हुए सीधा कवि सम्मेलन की ओर आगे बढ़ते हैं और मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में जो वीर रस के अद्भुत कवि बुलंदशहर यूपी से पधारे हैं आकाश जी नौरंगी, जोरदार तालियों की करतल ध्वनि के साथ में जब वो बोलेंगे तो ये मंच हिल जाएगा। ऐसी शेर की हुंकार वाले ओजस्वी कवि आकाश जी नौरंगी हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार दोनों हाथ खोलकर जोरदार तालियां बजाकर उनको आशीर्वाद प्रदान करें। भीलमाल पैरामाउंट स्कूल की ओर से और भीलमाल की धरती की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हमारे बीच में जोधपुर की धरती से जो पधारे हैं, जो इस कवि सम्मेलन का संचालन करेंगे, श्रवणदान जी शून्य। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप पधारे। आप राजस्थानी भाषा के बहुत अच्छे कवि हैं और हिंदी के भी बहुत अच्छे कवि हैं और देश भर में कवि सम्मेलनों के लिए जाते हैं। आज इस भीलमाल की धरती पर पधारे हैं, आपका खूब खूब स्वागत करते हैं। एक बार दोनों हाथ खोलकर जोरदार तालियों की करतल ध्वनि के साथ में ओजस्वी हुंकार का हम स्वागत करते हैं। अब एकमात्र बेटी बहन जो हमारे बीच में पधारी है, मीनू जी शर्मा, श्रृंगार रस की, जो कोटा की धरती से पधारे हैं, आपका खूब खूब स्वागत करते हैं। बहन को आशीर्वाद प्रदान करें, बेटी को आशीर्वाद प्रदान करें। वैसे भी भीलमाल कवियों की धरती है, कवि माँ की धरती है, तो इस धरती को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और अब हमारे बीच में जोधपुर की धरती से हास्य, हंसने वाले, हंसाने वाले और हास्य की किलकारियां बांटने वाले सत्यदेव जी सत्य जो हमारे बीच में पधार रहे हैं, आपका भी खूब खूब स्वागत है। इस भीलमाल की धरती से, कवि माँ की धरती से, क्षेमकरी माता जी की धरती से आपका खूब खूब नमन करते हैं। अब इनके बाद में गजलकार और संगीतकार जालोर की धरती से परमानंद जी भट्ट हमारे बीच में बहुत अच्छे रचनाकार है, जिनकी शब्दों पर भी बहुत अच्छी पकड़ है। इन सब फनकारों को आज आप और हम मिलकर सुनेंगे और कविता के सैलाब के जरिए हम और आप शब्दों की गंगा में बहाएंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे बीच में परमानंद जी भट्ट का। मैं निवेदन करूंगा प्रवीण जी माली सीए, मुकेश जी सुंदेसा पधारे और गुरुदेव को चरणों में आशीर्वाद लेवे गुरुदेव का। ये कवियों की महफिल सज चुकी है और गुरु भगवंतों का भी हमें आशीर्वाद मिला है। इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है। और उनके साथ में भीलमाल की धरती से जो भी वरिष्ठ मेहमान हमारे बीच में पधारे हैं, सबका खूब खूब स्वागत करते हैं। हम शुभकामनाएं देते हैं भीलमाल पैरामाउंट स्कूल की पूरी टीम को कि आपका विद्यालय हमेशा आगे बढ़ता रहे और एक ऐसा समय आए कि भीलमाल पैरामाउंट स्कूल की प्रतिभाओं का जालोर में पूरे राजस्थान भर में नाम हो। एक बार दोनों हाथ खोलकर जोरदार तालियां बजाए, पूरे आशीर्वाद देवे पूरे परिवार को।